ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है ना वो कितने बजे, 11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग का पेपर ये जो है वो कितनी देर में खत्म होता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा और साथ साथ जो है वो मैं जो है वो थोड़ा सा रिवाइज भी करवाऊंगा वो कॉन्सेप्ट, और फिर सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा और ये भी पता चलेगा कि ईयरली में किस तरह से जो है वो क्या पैटर्न चल रहा होता है क्वेश्चन का। ठीक है, टॉपिक में तो आपको पता होता है ना, टॉपिकल में तो ये इसी टॉपिक से सवाल आया। अब अगर ईयरली हम कर रहे होते तो पहले तो एक चीज एक क्लिक में होना जरूरी है कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कौन से टॉपिक से सवाल आया है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे ये बोल रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स माइनस 2 ओवर एक्स पावर 6। अब ये तो सिंपल सा हमारा जो है वो बायनोमियल एक्सपेंशन का सवाल है, राइट। और इसमें हमें करना क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म निकालनी है एक्स स्क्वायर की। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, हम लोग इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम इसको इन टर्म्स ऑफ आर एक्सपैंड करते हैं। एन सी आर ए पावर एन माइनस आर बी पावर आर। ठीक है, साथ साथ भले आप लोग अगर कॉपी नहीं करो तो कोई मसला नहीं है। जब मैं बोलूँ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन देखो सुकून से समझो तो ज्यादा बेटर है। मैं आप लोगों को फाइल जो है ये सॉल्व वाली भेज दूंगा, उसका मसला नहीं है। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 CR एक्स पावर 6 - R -2/x पावर R। ठीक है, ये तो आप सबको पता है कि ये n की वैल्यू होती है, ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है। तो अगर स्पेसिफिक कोफिशिएंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करोगे, इन टर्म्स ऑफ r एक्सपैंड कर दोगे। उसके बाद आप देखोगे कि x की पावर कहाँ कहाँ है और कितनी कितनी है। आप क्या देखोगे कि x की पावर कहाँ कहाँ है और कितनी कितनी है। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है एक तो x की पावर ये रही 6 - R, और एक x की पावर यहाँ है, लेकिन x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है। तो हम जो यहाँ पे x की पावर लिखेंगे वो लिखेंगे 6 - R - R इक्वल्स टू रिक्वायर्ड पावर क्या है 2। तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू 2 कर देता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 2R इक्वल्स टू 2, 4 इक्वल्स टू 2R। R की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। अब R की वैल्यू 2 अगर मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास आएगा 6C2 x पावर 6 - 2 इज 4 -2/x पावर 2। कैलकुलेटर में डालेंगे, ये आ जाएगा 6C2 मल्टीप्लाई बाय 62 कितना आ गया, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय x4 मल्टीप्लाई बाय 4/x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और एक एक्स कैंसिल हुआ, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया 60x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सबको। अच्छा, एक चीज और कि अगर किसी का कोई क्वेरी होती है, किसी को क्वेश्चन के बीच में कुछ नहीं समझ आता तो प्लीज जो है वो हैंड रेस करके मुझे बता देना, तो फिर मैं जो है वो आप लोगों के लिए रुक जाऊंगा थोड़ी देर, आप लोगों की क्वेरी बीच में ले लूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी में बोल रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये वाला सवाल है ना, जरा गौर से देखना। ठीक है, और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह से करना है। देखो, आपके पास ये वाला जो ब्रैकेट है इसके ऊपर पावर लगी हुई है ना, यानी इसके अंदर से कुछ टर्म्स निकलेंगे अलग अलग। और ये वाला जो ब्रैकेट है ये इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी हुई, मतलब ये जो है वो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, इसकी टर्म्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपके आंसर्स आएंगे उनको आप एक तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे और एक +3x² से मल्टीप्लाई करोगे, सही है। यानी जो भी मेरे इस ब्रैकेट के अंदर से आंसर्स आएंगे उनको मैं एक तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक में मल्टीप्लाई करूंगा 3x² से। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्ट इसी तरह से लिखोगे, जिंदगी आसान रहेगी। अच्छा, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x²। अब बेटा मैं 2 को x की कौन सी पावर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² वाली टर्म आएगी। जब मैं सवाल पूछूं तो चैट में सब जवाब देना शुरू कर देना फौरन से। 2 को मैं x की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास x² का आंसर आएगा 2। 2 आंसर सबका आना चाहिए बेटा, मुझे बार बार नाम कॉल आउट नहीं करना पड़े सबका।
2 को मैं x की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर की टर्म आएगी मेरे पास x स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह 3x स्क्वायर को मैं x की कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करूंगा कि x स्क्वायर ही मिलेगा, x स्क्वायर को 0, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी x नहीं बेटा इफ्रा, एक्स स्क्वायर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा ना भाई। एक्स स्क्वायर को अगर एक और एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए हमें एक्स पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स आपको इस एक्सपेंशन में से, इस ब्रैकेट में से 2 टर्म्स चाहिए। एक चाहिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, तो उसमें हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और चाहिए मुझे एक्स पावर 0 वाली टर्म, वो हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए दोबारा हम लोग यही वाला काम दोबारा से इसको करेंगे, रिपीट करेंगे। पहले हमने 6 - r - r = 2 किया था, अब हम 6 - r - r = 0 कर देते हैं। ये हो गया 6 - 2r = 0। r की वैल्यू यहां से आप लोग निकालोगे तो 3 आ जाएगी। फिर हम दोबारा से इसको इसके अंदर पुट कर देंगे 0 को, 3 को, तो ये हो गया 6c3। a क्या है हमारा x पावर 3 -2/x पावर 3। 63 हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो आएगा 20x³ -8/x³। x³ कैंसिल हो गया, ये आ गया -160। मतलब अब मुझे एक्स स्क्वायर का टर्म भी मिल गई है और एक्स 0 वाली टर्म भी मिल गई है। मैं अपना फाइनल कंक्लूड आंसर करने जा रहा हूं बेटा, गौर से देखना। ठीक है, हमने ऊपर जो लिखा था, हमने ऊपर क्या लिखा था कि भाई हम 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स पावर 2 वाली टर्म से, यानी वो था हमारा 60x²। एक सेकेंड जरा होल्ड करना, एक कॉल आ गया। आपको वीकेंड मालूम लीजिए कैसे लीजिए वो हमें यहाँ देखिए। अच्छा, तो हमें एक्स स्क्वायर टी टर्म पर हमने निकाली हुई थी 60, तो 2 × 60 एक्स स्क्वायर किया, ये आ गया 120x²। फिर हमारे पास था 3x², उसको मुझे एक्स पावर 0 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना था, विच इज -160। हमने अभी अभी निकाला था, तो ये आ गया -180x²। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 120x² -120x²। अच्छा ये, हाँ सही, कितना 120x² और -180 नहीं आएगा ना, ये 480 आएगा। 120 -480 कितना होता है, -360x²। हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, जल्दी से मुझे चैट में सब जवाब दे दो कि आर वी क्लियर, इस क्वेश्चन में सबको क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब अगर आगे क्या बोल रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्रेस द इक्वेशन 3 cos थीटा = 8 tan थीटा एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे पता है कि भाई ये लिखा हुआ है tan थीटा। tan थीटा को मैं फौरन से चेंज किस में कर दूंगा बेटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा में।
अच्छा, एक चीज जो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि ये जो 8 है वो सिर्फ ऊपर ही आएगा, इसको 8 साइन थीटा अपॉन 8 कॉस थीटा नहीं कर देना। ठीक है, सिर्फ आपने टैन को चेंज करना है, साइन अपॉन कॉस में 8 एक ही दफा है, इसको ऊपर और नीचे दो दफा 8 को नहीं लिख देना, फिर साइन के साथ भी लिख दो कॉस के साथ भी लिख दो, ये गलती मत करना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 साइन थीटा। अब मुझे पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अब कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर दूंगा। हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो आप साइन स्क्वायर को रिप्लेस करते हो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा से, या आप कॉस स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करते हो 1 - साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं हमारे पास। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 साइन थीटा। इसको ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 8 साइन थीटा। 3 साइन स्क्वायर उधर भेजा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा -3 इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना, इस पार्ट में हमें यहीं तक छोड़ देना था, तो ये हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है हेंस फाइंड द एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, 0 से 90 के बीच में, तो मुझे इसका एक्यूट एंगल बताना है इन डिग्रीज फॉर विच, यानी वही इक्वेशन इसने दोबारा लिख दी, यानी हमने इस इक्वेशन को अभी अभी चेंज किया है क्वाड्रेटिक में, तो मैं इसकी जगह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा -3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आती है कैलकुलेटर में, आई एम अज्यूमिंग, अगर किसी को नहीं आती तो मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, अभी आई एम अज्यूमिंग कि सबको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में आती है। तो 3 8 और -3, मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा के दो आंसर्स आ गए, एक आ रहा है 1/3 और एक आ रहा है -3। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे मैं करूंगा -3, तो आप लोग कैलकुलेटर में +3, क्योंकि साइन इनवर्स हम जब भी करते हैं हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ करते हैं, तो ये आपको दे देगा कैलकुलेटर में एरर, तो इसलिए आप इस आंसर को यहीं से कैंसिल कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो हमें निकालना पड़ता है बेटा क्या, सबसे पहले बेसिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम एंगल्स निकाल रहे होते हैं हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, बेसिक एंगल निकालना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिक एंगल निकालूं तो बेसिक एंगल इसका क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3 इज डिग्रीज में कितना है, 19.47। बेसिक एंगल आ गया 19.47। साइन के क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले क्वाड्रेंट का एंगल ये होता है ASTC होता है ना, तो फर्स्ट का एंगल थीटा, फिर 180 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा। अगर ये मुझे पूरा सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इसको पहला आंसर दूंगा 19.47, दूसरा आंसर दूंगा 180 -19.47, तो ये आ जाएगा 160.453। लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ एक्यूट एंगल देना है तो हम इसको सिर्फ एक आंसर बताएंगे, थीटा इक्वल्स टू 19.47। ठीक है, डन हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि वेदर बलून इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, ठीक है, इसमें काम की चीजें क्या क्या हाईलाइट कर लेते हैं। स्फीयर, the volume of the sphere is increasing at a constant rate of 600 centimeter cube per second. The balloon was empty at the start of the pumping, ठीक है। balloon was empty का मतलब है, balloon was empty का मतलब है कि टाइम जीरो पे हमारा वॉल्यूम जो है वो जीरो है, ये मतलब है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर 30 सेकेंड्स, ठीक है, मुझे बताना है कि रेडियस ऑफ द बलून जो है वो आफ्टर 30 सेकेंड्स कितना है। अब सुनो मेरी बात जरा गौर से। हमारे पास स्फेयर का यूजुअली तो जो है वो फॉर्मूला देना चाहिए था इसको, लेकिन उसने नहीं दिया। इसका मतलब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला भी याद करके जाना पड़ेगा। 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो, उसने आपको बोला है कि वॉल्यूम जो है बलून का वो इंक्रीज हो रहा है 600 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी हर सेकंड में मेरा 600 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो 30 सेकेंड्स के बाद मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 600 × 30 कर दूं, कितना आ जाएगा? 18,000। यानी ये 18,000 मेरा क्या है? ये मेरा स्फेयर का वॉल्यूम आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इस वॉल्यूम को वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट करूंगा तो मैं आर की वैल्यू यहां से इजीली निकाल सकता हूं। तो जाएगा 18,000 इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से हम जो है वो इक्वेशन को रीअरेंज करके आर की अगर वैल्यू निकालें तो 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 और फिर डिवाइडेड बाय पाई कर दिया और उसके बाद फिर क्यूब रूट निकाल लिया। ठीक है भाई, ये इक्वेशन तो आप लोग आराम से कर लोगे ना सॉल्व। कितना आ रहा है? 16.25 यानी 16.3। तो रेडियस हमारा आ गया 16.3। ठीक है, सही भाई का मसला तो नहीं है। हाँ बेटा, हिना बोलो। क्लियर है सबको? हाँ बोलो अब्दुल्ला बोलो। अभी ये दूसरे पार्ट में डिफरेंशिएशन का पार्ट आएगा। हाँ, दूसरे पार्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, अभी तो ऐसे ही है। सही है। हिना बेटा, आप कुछ बोल रहे थे? चल, इसके बाद सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस आफ्टर 30 सेकेंड्स। No, sir, यानी I मुझे didn't understand. चाहिए, ओके, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस का मतलब है मुझे चाहिए dr/dt। dr/dt का अगर मैं चेन रूल बनाऊंगा तो ऊपर dr लिखना है, नीचे dt लिखना है। तीसरी चीज आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे रख दिया dv। आप ये मेरे पास जो है ये मुझे फाइंड करना है। ये कहाँ से आएगा? ये मेरे पास इक्वेशन से आएगा। और ये जो है ये मेरे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। जब भी आप रेट ऑफ चेन रूल बनाओगे आपके पास यही तीन चीजें आ रही होंगी। तो एक तो हम इक्वेशन देख लेते हैं पहले। इक्वेशन क्या है मेरी? v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। यहां से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv/dr मिलेगा। कैसे मिलेगा? पावर को पीछे मल्टीप्लाई करवाना है, तो 3 × 4/3 और एक पावर हम जो है वो अपनी कम कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हुआ और ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर। dv/dr आ गया मेरा 4 पाई r स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? आफ्टर 30 सेकेंड्स, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ आर आफ्टर 30 सेकेंड्स। तो आफ्टर 30 सेकेंड्स हमारा रेडियस कितना था? 16.3।
तो मैं यहाँ पे 16.3 डाल देता हूँ ताकि यहीं पे इसको कंक्लूड कर लें। तो यहाँ आ गया 4 पाई और 16.3 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास 333.8 कर लेते हैं, 333। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, डीवी अपॉन डी आर आ गया। अब अगर मैं इसको चेन रूल के अंदर डालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डी आर अपॉन डी टी है, फाइंड करना है, इक्वल्स टू डी। आप देखो यहाँ पे एक चीज समझने वाली क्या है बेटा, डी आर अपॉन डी वी हमें यहाँ पे रखना है चेन रूल में। हमारे पास आया क्या है, डीवी अपॉन डी आर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/3338.8 मल्टीप्लाई बाय डीवी अपॉन डी टी कितना है, 600। इसको जरा हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो ये आ जाएगा 0.179 या 0.18। हमारा डी आर अपॉन डी टी आ गया 0.18। क्लियर है बेटा, ये पार्ट सबको क्लियर है, रेट ऑफ चेंज वाला। एक रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, एक हमने इक्वेशन यूज करी उसको डिफरेंशिएट करा, और एक जो है वो हमें क्या बोलते हैं, गिवन था रेट ऑफ चेंज, वो कर लिया हमने। ठीक है, कोई मसला इस सवाल में बेटा, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो गुड सीन। आगे बढ़ते हैं। द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अच्छा मैं तो है वो एक चीज पहले यहीं पे क्लियर कर दूं कि अभी क्योंकि फर्स्ट क्लास है ईयरली सेशन की, तो मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता और सुकून सुकून से पूरा सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो पेपर मैं करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पेपर के ऑर्डर आप लोगों को क्लास के एंड में बता दूंगा कि हम लोग किस ऑर्डर में चलेंगे। तो हर नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोग पेपर एक दफा देख के आओगे, सॉल्व नहीं करना, जस्ट क्वेश्चंस को रीड करना है और समझने की कोशिश करनी है, ताकि जब आप क्लास में आओ और अगर अटेम्प्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात हो जाएगी अगर आप उसको अटेम्प्ट भी एक दफा कर लोगे तो वीआईपी सीन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अटेम्प्ट नहीं करे तो एटलीस्ट हर बच्चे को पूरा पेपर, हर क्वेश्चन को एक दफा रीड करके उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या रिक्वायर्ड है, क्या करना है, क्या स्टेप्स होंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। ये एक दफा क्वेश्चन को थॉरोली पूरा पेपर रीड करके आना। तो जो आप क्लास में आओगे ना, तो ये होगा कि हम जो है वो जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर लेंगे, आप लोगों को भी अच्छा समझ में आएगा, और जो है वो हमारा जो है वो, वरना टाइम बहुत ज्यादा लगेगा इसमें। ठीक है, अदरवाइज अगर पढ़ के नहीं आओगे तो फिर हम इस तरह से लंबा करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसलिए सब एक दफा पूरा पेपर देख के आएंगे। चलो कंटिन्यू करते हैं। द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस, तो हमें यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है पूरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 84। देखो ये वाला काम जो है ना, ये तो बाद में होगा, ये तो हम बाद में होगा, तब तक नहीं हो सकता ये जब तक आपको फर्स्ट टर्म नहीं पता, जब तक आपको डिफरेंस नहीं पता तब तक आप सम कैसे निकाल सकते हो भाई। तो हमें ये तीन चीजें जो है वो सबसे पहले ये दो काम करने हैं कि हमें इसमें से देखना है कि ए फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी और डिफरेंस कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो सीन क्या है भाई, nth टर्म है ना, यानी कोई भी n की वैल्यू डालोगे वो टर्म आएगी। अगर मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं n की वैल्यू क्या डाल दूं भाई, इसमें 1 डाल देता हूं मैं। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1/2, 3 1 3 -15, यानी ये आ गया -6, मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मेरी आ गई यहाँ पे -6, ये लॉक हो गई। अब अगर मैं n की जगह 2 डालता हूँ तो मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2, 3 2 6 -15, और ये कितना आ जाएगा, 6 -15 मल्टीप्लाई बाय 0.5 आ जाएगा -4.5, यानी सेकंड टर्म आ गई मेरी -4.5। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात,
कि अगर पहली टर्म -6 है, दूसरी टर्म -4.5 है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यानी अगर डिफरेंस निकालना है तो -4.5 माइनस -6। डिफरेंस कैसे निकलता है? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो -4.5 माइनस माइनस +6, डिफरेंस आ गया आपका 1.5 का। यहाँ पे अक्सर बच्चे, मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंस -1.5 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। आपको डिफरेंस निकालना है तो माइनस आगे वाली टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म आपके पास आंसर आएगा उसके बाद। ठीक है, -4.5 माइनस -6, ये आ जाएगा डिफरेंस 1.5। अच्छा, अब हम निकालते हैं सम की तरफ। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इसने दिया हुआ है कितना? 84। सम इसने आपको दिया हुआ है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सम की जगह क्या लगा लेते हैं, लिख लेते हैं 84 लिख देते हैं। इक्वल्स टू एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, ए की वैल्यू मुझे पता है -6, तो 2 मल्टीप्लाई -6 प्लस n-1 और डिफरेंस मुझे पता है 1.5 का। अब आपको क्या करना है, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जस्ट टू चेक कि आप लोग इसके आगे कर सकते हो या नहीं, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, एग्जैक्ट 2 मिनट का टाइम। मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकाल के दे दो जल्दी से। दो मिनट में ये मुझे n की वैल्यू निकाल के दो, फिर मैं इसको करवाता हूँ। चलो भाई मैं करवा रहा हूँ, जल्दी कंक्लूड कर लो जो जिसका भी बाकी है। एक आंसर आए मेरे पास 15, विच इज आई गेस रॉन्ग। 15 तो नहीं है बेटा, चेक करते हैं चलो। अच्छा चलो शुरू करवा रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, 84 को वहां से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया 168। ठीक है, 168 इक्वल टू, और किसी का भी आंसर नहीं आया यार, 16। ठीक है, फायदा गुड। 168 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट खोला 9, अब्दुल्ला भाई अलग ही आया है। 2 मल्टीप्लाई -6 -12 प्लस 1.5 n -1.5 -12
ब्रैकेट खोला, -12n प्लस 1.5n स्क्वायर माइनस 1.5n और -168 इक्वल्स टू 0। 168 को भी इधर ले आया मैं। आगे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 160 सॉरी 1.5n स्क्वायर -12 -1.5 ये हो गया -13.5n और -168 इक्वल्स टू 0। ये तो सिंपल सी यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आगे बात? डन है, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन f इज डिफाइंड। ये इफ्रा, समीर और तहा, बेटा आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। The function f is defined for x belong to real by fx equals to a minus 2x। ठीक है, x belong to real का मतलब इसने एक डोमेन दी हुई है कि x में जो है वो सारी वैल्यूज हो सकती हैं पॉसिबल। fx equals to a minus 2x दिया हुआ है, एक्सप्रेस ffx एंड f इनवर्स x। ffx का मतलब है कि f के अंदर आपको fx डालना है, यानी fx लिखा हुआ है a minus 2x, इसके अंदर x की जगह पे दोबारा से सेम फंक्शन डाल दो। इसमें जहां पे आपको x नजर आ रहा है उसमें दोबारा से आपको क्या करना है, ये पूरी टर्म वापस डालनी है। तो मैंने इसके x की जगह पे क्या डाल दिया, पूरा फंक्शन वापस डाल दिया, a माइनस टू एक्स। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा a माइनस टू ए प्लस 4x और ये हो गया -a+4x। ठीक है, या 4x माइनस ए भी लिख सकते हैं इसको ज्यादा अच्छे तरीके से। ये हो गया हमारा f(x). इसके बाद बोल रहा है एफ इनवर्स भी बनाने हैं। अब एफ इनवर्स के तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं ना भाई, आते होंगे सबको। एफ एक्स इक्वल है ए माइनस टू एक्स के। क्या करना है आपको, सबसे पहले y लिख देना है यहाँ पे, उसके बाद x को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये हो जाएगा a माइनस वाई इक्वल टू 2x और ये हो गया x इक्वल्स टू a माइनस वाई अपॉन 2। लास्ट स्टेप f इनवर्स x इक्वल्स टू a माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? ये हमने f इनवर्स x भी बना दिया। सही है, का मसला तो नहीं है। ओके, अगली बार में बोल रहा है गिवन दैट एफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स है, मतलब जो हमने ऊपर चीजें निकाली हैं वो दोनों सेम है, हम दोनों को आपस में ही इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, हम दोनों को ही आपस में इक्वेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस ए इक्वल्स टू ए माइनस एक्स अपॉन 2। तो सॉल्व करो, 2 मार जाके मल्टीप्लाई होगा, दे जाएगा 8x माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस एक्स। हमें निकालना क्या है, x निकालना है इन टर्म्स ऑफ a। तो x वहां जाके प्लस हुआ, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 3a और x की वैल्यू आ गई 3a अपॉन 9, यानी x इक्वल्स टू आ गया a अपॉन 3। Next, the equation of the curve is this, given that the line 2x plus 3 is a tangent to the curve। अब टेंजेंट के लिए क्या करते हैं भाई, टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दोगे। ठीक है, ताकि एक सिंगल इक्वेशन बन जाए। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के माइनस 1। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर दिया। आप सबको एक साइड पे अगर लेके आओगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स माइनस 2x प्लस के -1 और वहां से 3 आ गया -1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई 2x² प्लस यहाँ से x हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो जाएगा k-2 ताकि हमें पता चल जाए कि x के साथ क्या लिखा हुआ है। हमेशा आप लोग ये काम कर लेना। और ये हो गया k-3 -1 -4। अब इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, कौन बता रहा है मुझे, जल्दी से बताओ क्या अप्लाई करेंगे। टेंजेंट के लिए क्या करते हैं? dy और dx। नहीं, वो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए करते हैं। b² -4ac। b² -4ac को क्या करूं? इसमें से a b c की वैल्यूज निकालेंगे ना, जैसे नहीं, b² -4ac को मैं क्या करूंगी? 3 केसेस थे ना। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम वाले की बात हो रही नहीं ना 3 केसेस थे। b² -4ac के 3 केसेस बताए थे मैंने। है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स वाले। हाँ, तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे यहाँ पे? 2। 2 क्यों भाई? टेंजेंट है, टेंजेंट का मतलब होता है एक इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए आप करते हो b² -4ac इक्वल टू 0। 3 केसेस बताए थे मैंने। जब 2 रूट्स आपको बोल रहा है वो, तो आप ग्रेटर देन 0 करोगे। जब एक रूट बोल रहा है आपको, तो आप इक्वल टू 0 करोगे। जब 0 रूट्स बोल रहा है, यानी एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो लेस देन 0 करोगे। जब वो बोल रहा है नो इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट ही नहीं करे, तो लेस देन 0। जब वो बोल रहा है टेंजेंट है, एक रूट आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो इक्वल टू 0 करोगे। जब वो बोल रहा है 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 रियल रूट्स आ रहे हैं, कर्व एंड लाइन इंटरसेक्टेड 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इस तरह से कुछ बात कर रहा है, तो ग्रेटर देन 0 करोगे। यहाँ पे हमें इक्वल टू 0 करना है, तो इक्वल टू 0 करो। b क्या है? b k-2 b² -4 a कितना है 2, c कितना है k-4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, की वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी से ही हो जाएगा। एक k²। अच्छा, इसको प्लीज दोबारा से बता रहा हूँ, 1000 दफा 10 दफा बता चुका हूँ कि इसको खोलने के लिए प्लीज इसको डायरेक्ट k² -4 नहीं लिख देना। इसको पूल आइडेंटिटी से, तमीज से, इंसानों की तरह खोलोगे। a² -2ab + b²। प्लीज ये गलती मत करना। कैसे खोलना है इसको? a² -2ab + b² पूरे तमीज से, आइडेंटिटी से खुलेगा। दोनों चीजों का अलग अलग स्क्वायर मत कर देना। k² -2ab जब करेंगे तो ये जाएगा 4k, और प्लस b² करोगे तो +4। ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 2 × k, ये आ गया -8k। और फिर 4 × 2 × 4, ये आ गया प्लस 4 2s are 8, 8 4s are 32 इक्वल्स टू 0। सही है, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा ये? k² -12k + 36 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू निकालो जरा, कितनी आती है भाई? 1 -12 और 36। a की वैल्यू आ रही है k इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? जल्दी से बताओ। डन। आगे बढ़ते हैं। It is now given that k equals to 2. Express the equation of the curve in the form y equals to 2x plus a का whole squared plus b wherein b constant and state the coordinates of the vertex. Vertex का मतलब होता है turning point। ठीक है, सबसे पहले तो इस फॉर्म के अंदर लेके आना है, बहुत आसान है। आपको क्या दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है, अच्छा सिर्फ कर्व की बात हो रही है, तो 2x² + kx + k-1 2x² + kx था, तो x की वैल्यू उसने दी हुई है 2, तो ये रहेगा +2x। और
प्लस के माइनस वन यानी प्लस 2 - 1, ये हो गई आपकी कर्व की इक्वेशन y इक्वल्स टू 2x² प्लस 2x+1। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसने दी हुई है और इसको मुझे चेंज करना है इस फॉर्म के अंदर। तो सिंपल सा काम आप करो, इसको एक्सपैंड कर दो। जब इसको एक्सपैंड करोगे तो जाएगा 2a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस b अलग से आ गया। ये हो गया 2x² प्लस 4ax प्लस 2a² प्लस b, और दूसरी तरफ है 2x² प्लस 2x+1। यहाँ तक किसी को कोई मसला तो नहीं है बेटा? जल्दी से बताओ। गुड सीन है, यहाँ तक क्लियर है? नो सर, कोई मसला नहीं। सही है। अब क्या करोगे? अब आप यहाँ पे करोगे कंपेयर द कोफिशिएंट्स। कैसे? यहाँ पे देखो x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी x² के साथ 2 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा। दोनों तरफ सेम ही चीज है, तो इसका हमें कोई भी काम नहीं है। दूसरा, यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 4a लिखा हुआ है। यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स हम यहाँ क्या बोलेंगे कि 2 इक्वल्स टू 4a है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2/4 यानी 1/2। ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, 1, और यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, 2a² प्लस b। तो ये हो जाएगा आपका मीन्स 1 इक्वल्स टू 2, a की जगह a की वैल्यू डाल दी 1/2² प्लस b। यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये आ गया 1/2। b की वैल्यू भी 1/2 आ रही है भाई, b की वैल्यू भी 1/2 आ रही है। तो आप एंड में जब अपना आंसर कंक्लूड कर रहे होगे तो इसी फॉर्म में आंसर दोगे। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x, b की वैल्यू क्या है 1/2, तो प्लस 1/2 का स्क्वायर, और b की वैल्यू भी 1/2 है तो प्लस 1/2। ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख के दिखा दिया। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद वो आपको बोल रहा है कि इसका वर्टेक्स भी बताना है, यानी टर्निंग पॉइंट भी बताना है। तो टर्निंग पॉइंट के लिए आप क्या करते हो, जब भी इस फॉर्म में आपके पास आता है तो आप यहाँ पे x के साथ जो भी है अंदर वाली चीज, इसकी साइन चेंज कर देते हो। यानी जब मैं इसको टर्निंग पॉइंट बताऊंगा तो x कोऑर्डिनेट मैं इसको बताऊंगा -1/2, और y का कोऑर्डिनेट वही जो आपका यहाँ पे आंसर आया है, यानी 1/2। यानी इसका टर्निंग पॉइंट विल बी -1/2, 1/2। क्लियर है ये सबको? जल्दी से बताओ बेटा। डन, आगे बढ़े। अगला हमारा आ गया है सर्कुलर का सवाल। इसमें क्या सीन है भाई, ये बोल रहा है कि आपके पास जो है वो एक डायग्राम दी हुई है, इसमें एक एंगल दिया हुआ है, और जो है वो ये आपका सेंटर है ओ, रेडियस इसका 2r है, यानी ये सेंटर है, ये इसका 2r पूरा रेडियस है, और ये जो है वो आर्कलाइन बन जाएगी, और ये इसका एंगल बन जाएगा। यानी ये पूरा क्या है, ये पूरा एक सेक्टर। मिड पॉइंट है ये वाला जो है, ये इसका मिड पॉइंट इसने आपको बताया हुआ है। तो ये r और r दोनों इक्वल हो गए। शो दैट द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ BC इज दिस। अब BC की लेंथ निकाल ली है, उसको हाईलाइट कर देते हैं। ये लेंथ निकाल ली है आपको। कौन सा रूल लग सकता है इसमें? एंगल दिया हुआ है,
दो साइड्स दी हुई है बराबर वाली और एक एंगल दिया हुआ है, कौन सा रूल लग सकता है इस पे? कोसाइन रूल, यस, कोसाइन रूल लगेगा। कोसाइन रूल के हिसाब से ये हो जाएगा cos ऑफ एंगल पाई अपॉन 6 इक्वल्स टू, बराबर वाली साइड है एर आर स्क्वायर और दूसरी साइड है 2r स्क्वायर, माइनस सामने वाली साइड मुझे नहीं पता BC, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय 2r। तो सॉल्व करेंगे cos पाई अपॉन 6, कैलकुलेटर को रेडियन मोड्स में डाल देना पहले। cos पाई अपॉन 6 इज √3/2, ठीक है, cos पाई अपॉन 6 की जगह लिख दिया √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2r कितना हो जाएगा ये 4r स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो गया r स्क्वायर, ये कितना हो गया 4r स्क्वायर, ये हो गया माइनस BC का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये हो गया 2√3r² इक्वल्स टू 5r² माइनस BC का स्क्वायर। और अरेंजमेंट करो, BC को स्क्वायर को उधर भेजो तो हो जाएगा 5r² माइनस 2√3r²। r² को हम कॉमन निकाल लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा √r² ब्रैकेट में 5 माइनस 2√3, ठीक है। r² के ऊपर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो BC बचेगा r, और रूट सिर्फ किसके ऊपर रह जाएगा फिर 5 माइनस 2√3। ये हमने शो कर दिया, ठीक है। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा किसी को। ठीक है, फाइंड द एग्जैक्ट पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स में कौन कौन आएगा भाई, इसके साइड्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? एक तो हमारे पास यही आ जाएगी BC की लेंथ, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री में कवर हो रही है। एक हमारे पास ये आ जाएगा AC जो दिया हुआ है R, ये एग्जैक्ट एज इट इज ऐड कर देंगे सीधा सीधा। दूसरी आएगी यहाँ पे हमारी आर्क लेंथ, ये AB क्या है, ये एक और ऐड करना पड़ेगा, ये हमारी क्या है आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है R थीटा, ठीक है। और R क्या होता है, R होता है रेडियस, R क्या है रेडियस है। तो आप यहाँ पे R नहीं लोगे, आप एक्चुअल रेडियस देखोगे। रेडियस कितना है बेटा इसका 2R, इसका रेडियस कितना है 2R। तो जब आप इसकी आर्क लेंथ निकाल रहे होगे तो आर्क लेंथ के लिए आप जो रेडियस है उसकी जगह क्या लोगे 2R लोगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा कितना है पाई अपॉन 6। तो ये 2 से 6 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा पाई R अपॉन 3। सही है, पाई R अपॉन 3। अब हम जब पूरा इसका पेरीमीटर बताएंगे तो हम क्या क्या बताएंगे? एक तो हमने बता दी ये आर्क लेंथ पाई R अपॉन 3। दूसरा हमारे पास क्या आ रहा था, दूसरा हमारे पास ये एक लेंथ आ रही थी AC की एग्जैक्ट R, ये ऐड कर दी। प्लस एक आ रहा था हमारे पास BC पूरा, तो BC पूरा क्या था, ये था R√5 माइनस 2√3। तो R√5 माइनस 2√3, ये हमारे पास पूरे पेरीमीटर की इक्वेशन आ गई। सर इसमें हम पाई और रूट वगैरह को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे, इसको हम डेसिमल्स में आंसर क्यों नहीं दे रहे? तो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है एग्जैक्ट आंसर देना है, मींस ना आप फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे, ना आप जो है वो पाई को सॉल्व करोगे, ना आप स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे। एग्जैक्ट टर्म्स में अपने आंसर को आपको देना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया के लिए हमारे पास अब क्या है बताओ, पहले तो मुझे सिर्फ ये बता दो
कि एरिया निकालने का क्या है, मतलब क्या पहले क्या किसका एरिया निकालें फिर किसका एरिया निकालें। फॉर्मूलाज वगैरह नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ तरीका चाहिए। पहले मैं किसका एरिया निकालूंगा, फिर बाद में किसका एरिया निकालूंगा, फिर दोनों को प्लस करूंगा माइनस करूंगा, क्या करूँ। जल्दी से मुझे पहले ये बात बताओ, पहले किसका निकालें बाद में किसका निकालें, फिर उनके साथ क्या करें। पहले सेक्टर का निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर क्या करें। फिर ट्रायंगल फिर ट्रायंगल का निकाल लें। फिर ट्राइंगल का निकाल लेते हैं, फिर क्या करें। फिर ये जो तीसरा ट्रायंगल है इसको फिर उससे माइनस। भाई एक तो मैंने पूरे सेक्टर का निकाल लिया ओ ए बी, उसके बाद मैंने ट्राइंगल का निकाल लिया ओ सी बी, उसके बाद क्या करूं। हाँ भाई बताओ, उसके बाद क्या करूं। माइनस कर दूं एरिया ऑफ सेक्टर ए बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी। ठीक है, तो हमें शेड रीजन का एरिया निकालना है। तो पहले तो आप है ना ये सोचो, डायरेक्ट निकालना शुरू नहीं करो, पहले आप सोचो कि भाई पहले किसका एरिया निकालना है, फिर किसका एरिया निकालूं, फिर क्या करूं उन दोनों को। तो जब ये चीज समझ आएगी ना, उसके बाद फिर एक एक करके निकालना शुरू करो। तो पहले तो हमने ये सोच लिया कि अगर मुझे शेडेड रीजन निकालना है तो पहले मुझे एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। पहले तो हमने ये सोच लिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा। रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 2r। ठीक है, इसने आर और थीटा मांग दिया हुआ तो नहीं है ना, सही है। रेडियस हमारा 2r हो गया तो 2r स्क्वायर, और एंगल कितना है पाई अपॉन 6 तो वो रख दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं साथ साथ, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 6। सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1/6। नंबर्स को कर दिया सिंप्लीफाई, 1/3 आ गया। मींस यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 3। ये सेक्टर का एरिया आ गया। उसके बाद हमें चाहिए ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, कोई बताना चाहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। 1/2 AB sin C। 1/2 ए बी साइन सी, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए बी के लिए क्या लोगे, आर और 2r लोगे। एंगल के लिए क्या लोगे, साइन के साथ पाई अपॉन 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब निकालने जाएंगे हम तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी साइन सी फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा हाफ आर मल्टीप्लाई बाय 2r मल्टीप्लाई बाय साइन एंगल आ गया पाई अपॉन 6। हाफ 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो ये हो गया आर स्क्वायर, और साइन पाई ओवर 6 कितना होता है भाई, इट्स 1/2। तो इसका आंसर आ गया 1/2 r स्क्वायर। माइनस कर देंगे दोनों को आपस में, तो ये हो गया आर स्क्वायर कॉमन निकालो या ऐसे ही छोड़ दो तो कोई मसला नहीं है वैसे। पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1/2 r स्क्वायर। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सा और अच्छा करके अगर लिखें तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर बचेगा पाई अपॉन 3 माइनस 1/2। ऐसे भी इसको लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि इसने कोई स्पेसिफाइड फॉर्म नहीं मांगी। अगर ये मुझे शो करने के लिए बोलता है या कोई स्पेसिफिक फॉर्म बताता कि भाई इस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो फिर आपको उसमें चेंज करना जरूरी होता। अभी ऐसा कोई मसला नहीं है, किसी भी फॉर्म में छोड़ सकते हो। आगे बात करते हैं, वॉल्यूम का सवाल आ गया, इंटीग्रेशन का सवाल आ गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं। सबसे पहले इसमें निकालना है मुझे वॉल्यूम व्हेन द शेडेड रीजन इज रोटेटेड 360 डिग्रीज अबाउट द वाई एक्सिस। अब इसमें ना दो तीन पहले चीजें समझ लो। देखो सबसे पहले तो वॉल्यूम किस तरह से निकलता है, जैसे एरिया निकलता है ना वैसे ही वॉल्यूम निकलता है।
लेकिन जस्ट आपको क्या करना होता है, आप पहले अपनी इक्वेशंस का स्क्वायर करते हो और उसके बाद एंड में जो आंसर आता है इंटीग्रेट करने के बाद, लिमिट्स लगाने के बाद, उसके बाद एंड में पाई लगा देते हो। वॉल्यूम निकालने के लिए आप एग्जैक्ट सेम काम करते हो जैसे एरिया निकालना है, बट इसमें सिर्फ आप पहले इक्वेशंस का स्क्वायर करोगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करोगे और फिर लिमिट्स निकाल के फाइनल आंसर जो भी आएगा उसके साथ एंड में पाई लगा देना, तो ये वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात इसने आपको बोली है कि रोटेटेड अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट वाई एक्सिस का मतलब क्या है बेटा, कि आपको यहाँ पे जो लिमिट्स लगानी है वो y की वैल्यूज होंगी। तो जब लिमिट्स y की वैल्यूज होंगी तो आपकी जो इक्वेशन है वो x उसमें सब्जेक्ट बना होना चाहिए। आपकी जो इक्वेशन है वो x इन टर्म्स ऑफ y होनी चाहिए, मतलब उसमें x जो है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जब भी आप लिमिट्स अगर आपको y की लगानी है तो जाहिर सी बात है आपको अपनी इक्वेशन में y चाहिए, मींस x सब्जेक्ट होना चाहिए और y निकालना है। तो पहले तो आप ये काम कर लो। ठीक है, आपके पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 6/x। पहले तो यहां से आपने y को सब्जेक्ट x को सब्जेक्ट बना दिया, x इक्वल्स टू 6/y। पहले तो सबसे पहला काम तो ये कर लिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, ये वाला वॉल्यूम निकालना है जो इसने शेड किया हुआ है। तो अगर मैं इस कर्व को इंटीग्रेट करता हूं, अगर मैं इस कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं, ठीक है, स्क्वायर लगा के, यानी 6/y का स्क्वायर लगा के मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ और लिमिट्स लगाता हूँ कौन सी, ये y वाली। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2, यहाँ की y की वैल्यू क्या है 6। ठीक है, पहले तो आपको ये काम करना है, इंटीग्रेट करना है कर्व की इक्वेशन को और लिमिट्स लगानी है 2 और 6। तो आपके पास जो वॉल्यूम आएगा बेटा वो कौन सा वॉल्यूम होगा, वो ये पूरा वॉल्यूम होगा, वो ये पूरा वॉल्यूम होगा। उसमें से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा, इस लाइन के नीचे वाला वॉल्यूम। इस लाइन के नीचे वाला वॉल्यूम आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपके पास शेडेड वॉल्यूम आएगा। ये बात समझ में आती है सबको? हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो है वो y लाइन की इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या है बेटा, इस लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि दोनों का x कोऑर्डिनेट 1 है, तो इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 1। यानी आप दूसरा काम यहाँ पे, पहला काम तो हमने क्या करना है, पहला काम हमें करना है कर्व की इक्वेशन का पहले स्क्वायर करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स लगानी है 2 और 6। फिर लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है। लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 1, यानी 1 का पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स लगा देंगे 2 और 6। दोनों को आपस में माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा एंड में पाई लगा देंगे। ये बात सबको क्लियर है? वर्किंग पे बाद में आएंगे, पहले सिर्फ ये समझो कि ये चीज 100% क्लियर है सबको, कि पहले मैंने क्या किया, पहले सबसे पहला काम तो क्या किया, मैंने इक्वेशन को पहले रीअरेंज किया, ठीक है, ताकि मेरे पास इक्वेशन के अंदर y आ जाए। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, लिमिट्स लगाऊंगा 2 और 6, तो कर्व का वॉल्यूम आ जाएगा। फिर लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 1, उसका स्क्वायर करूंगा, लिमिट्स लगाऊंगा इंटीग्रेट करने के बाद, तो लाइन के नीचे का वॉल्यूम आ जाएगा। दोनों को आपस में माइनस कर दोगे तो मेरे पास बीच का वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए भी यही काम करता मैं, लेकिन बस उसमें इक्वेशन का स्क्वायर नहीं होता और एंड में पाई नहीं लगता। एरिया निकालने के लिए भी मैं यही काम करता। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ। 6/y का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये रहेगा 36/y स्क्वायर। और 36/y स्क्वायर को बेटा मैं एक स्टेप अगर स्किप करके डायरेक्ट यही लिख दूं यहाँ पे 36y⁻², तो कोई मसला नहीं होना चाहिए किसी को। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पावर +1 होती है और नई पावर डिवाइड होती है,
तो ये आ जाएगा -36 y की पावर -1 और लिमिट्स लगानी है इसमें 2 और 6। ठीक है, नीचे -1 था, मैंने इसलिए उसको ऊपर लगा दिया। तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया -36 y पावर -1 और लिमिट्स लगानी है इसमें मुझे 2 और 1 वाली, 2 और 6 वाली, सॉरी। ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा इससे हमारा, एक मैं थोड़ी सी जगह बना लूं जरा। क्या आएगा भाई, सबसे पहले हम डालेंगे इसमें y की वैल्यू 6, तो ये रहेगा -36 मल्टीप्लाई बाय 6 पावर -1, ये आ गया -6। और 2 डालेंगे तो क्या आएगा भाई, 2 डालोगे तो आएगा -18, तो दोनों को आपस में माइनस करते हैं। तो -6 + 18 ये कितना आ गया, 12 हमारा आ गया वॉल्यूम कर्व का। इसी तरह 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, जल्दी बताओ। y या x, 1 की इंटीग्रेशन y होगी या x होगी। y क्यों x क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ y इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई बेटा, y हो गई। लिमिट्स लगानी है 2 और 6, तो पहले 6 डालोगे तो जाहिर सी बात है 6 ही आएगा, 2 डालोगे तो 2 ही आएगा, तो 6 - 2 इसका वॉल्यूम आ गया 4, यानी लाइन के नीचे का वॉल्यूम आ गया 4, कर्व के नीचे का वॉल्यूम है 12। दोनों को आपस में माइनस करोगे तो शेडेड वॉल्यूम आएगा कितना, 12 - 4 = 8 पाई। क्लियर हो गई बेटा बात सबको, जल्दी से बताओ, 100%, कोई भी मसला हो जल्दी से पूछ लो। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये है द टेंजेंट। कितने सवाल रह गए, 9 रह गया और 11 रह गया। अच्छा, the line tangent to the curve at point x is parallel to the line y plus 2x equals to 0. Show that x lies on the line y equals to 2x. अच्छा, the tangent to the curve at point x is parallel to the line y plus 2x, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट का मतलब है ग्रेडियंट चेक करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर चेक करें तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या आएगा, y plus 2x equals to 0 अगर कर रहे हैं तो ग्रेडियंट आ गया इसका y इक्वल्स टू -2, सॉरी ग्रेडियंट कितना आ गया, y इक्वल्स टू -2x अगर करोगे तो इसका ग्रेडियंट आ गया -2। ग्रेडियंट कैसे निकलता है, ग्रेडियंट निकलता है dy/dx करके।
तो इसका मतलब इसका dy over dx विल बी इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है? हमारे पास इक्वेशन है 6/x। 6/x हमारी इक्वेशन है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, y इक्वल्स टू 6/x हमारी इक्वेशन है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले इसको ऊपर ले जाऊंगा, पावर पीछे मल्टीप्लाई होगी और एक x की पावर कम हो जाएगी तो -1 -1 -2 हो जाएगा। तो dy ओवर dx आ गया मेरा -6/x²। और इसमें बोला ग्रेडियंट -2 आना चाहिए, तो इसलिए इक्वल्स टू इसको -2 कर देते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x² इक्वल्स टू 6/2 आ गई। x की वैल्यू आ गई ±√3। x की वैल्यू आ गई ±√3, लेकिन हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ +√3 करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि x की वैल्यू प्लस में ही है, पूरा ग्राफ हमारा पॉजिटिव में। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे? +√3 ले लेंगे। अच्छा, हमें क्या करना है? हमें बताना है show that x lies on the line y equals to 2x। यानी हम क्या करते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? y इक्वल्स टू 6/x आपकी इक्वेशन थी, y इक्वल्स टू 6/√3 कर दिया। शो कैलकुलेटर में डालेंगे तो y इक्वल्स टू आ गया 2√3। अब जरा गौर से मेरी बात सुनो, x की वैल्यू क्या आई है? √3, y की वैल्यू क्या आई है? 2√3। देखो, उसने आपको यही बोला था कि आपका जो पॉइंट है ये वाला, वो y इक्वल्स टू 2x पे लाई होना चाहिए। यानी जो भी आपका x कोऑर्डिनेट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो y का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये शो कर दिया है, x की वैल्यू √3 आई है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू 2√3 आ गई। तो यहाँ पे ये शो हो गया कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है वो y इक्वल्स टू 2x पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? का मसला तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है अगला सवाल ट्रांसफॉर्मेशंस का। इसमें ये बोल रहा है कि स्टेट द रेंज ऑफ एफ एंड जी। तो सबसे पहले तो हम रेंज निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज कैसे निकलती है? पूरे साइन या पूरे कॉस की जगह पे आप क्या लगा देते हो? एक दफा 1 डाल देते हो, एक दफा -1 डाल देते हो। साइन एक्स या कॉस एक्स वाले फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब भी रेंज निकालनी होगी, पूरे साइन एक्स पूरे कॉस एक्स की जगह पे एक दफा 1 और एक दफा -1 डाल दोगे। अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का ग्राफ है तो फिर क्या डालोगे? तो फिर 0 और 1 डालोगे। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ है तो 1 और -1, स्क्वायर का है तो 0 और 1। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? 1 और -1 अगर डालते हो तो एफ एक्स की रेंज निकालने के लिए ये हो जाएगा 2 -3, साइन 2x की जगह 1 डाल दिया, 2 -3 -1 डाल दिया, ये आ गया -1 और ये आ गया 5। यानी मेरी रेंज बन गई एफ एक्स की -1 से लेके 5 तक। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि जो जी एक्स है वो है -2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। तो अगर आपको जी एक्स की रेंज निकालनी है तो आपको दोबारा से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप इसी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाय -2 कर दो, तो ये आ जाएगा 2।
और ये आ जाएगा -10। तो यानी आपके जी की जो रेंज बनेगी बेटा वो क्या बनेगी, -10 से लेके 2 तक। ये बात क्लियर है सबको? जो एफ की रेंज आई थी उसी की वैल्यूज को मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास जी की रेंज आ गई। है। आगे बोल रहा है द डायग्राम बिलो शोज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू fx। ठीक है, स्केच ऑन दिस डायग्राम द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू gx। अब सुनो यहाँ पे कि इसका हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 2 - 3 sin 2x। ये इसने इसका ग्राफ बनाया। अब आपको क्या देखना है, आपको सबसे पहले है ना ये कोऑर्डिनेट्स देख लो कि ये कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा बेटा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा आपका जहां पे आपका x 0 है। अगर मैं यहाँ पे x 0 डालता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी बेटा, 2 आएगी। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 2 है। और ये वाला पॉइंट क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है और हमें ये पता है कि भाई एफ एक्स का लोएस्ट पॉइंट क्या है, -1 है। तो ये वाला पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसमें मतलब -1 दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट हमारे फंक्शन का क्या है, 5। तो इससे ये पता चल गया कि ये वाला पॉइंट 5 है। ठीक है, ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं जीएक्स का ग्राफ बनाने जाऊंगा तो मुझे उसके लिए क्या करना है, सिर्फ जो भी हमारे पास एफ एक्स की वैल्यूज हैं उसको मल्टीप्लाई बाय -2 करना है तो हमारे पास जीएक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अब आप क्या करोगे, आप जीएक्स का ग्राफ बनाने के लिए पहले तो 2 वाला पॉइंट है उसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा -4, यानी -1 -2 -3 -4। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे ये मिल गया। ये वाला पॉइंट क्या है, -1 है। इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, +2 के ऊपर पहुंच जाएगा। ये दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे। ये वाला पॉइंट 5 है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा -10 पे एक पॉइंट मिल जाएगा। यानी जो पॉइंट हमारे पास एफ एक्स का है मैं उसको सिंपल सा काम क्या कर रहा हूँ, उसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास जी के कोऑर्डिनेट्स है। और इसी तरह ये वाला पॉइंट भी 2 पे है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी चला जाएगा -4 पे। इन सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा ऑफ बन गए। क्या हुआ, ये पॉइंट गलत लग गया। हम्म, तो ये हो गया हमारा और ये बन गया। ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया जी एक्स का। सही है, समझ में आ गई बात। लास्ट पार्ट इसका बुलेट डिस्क्राइब। हाँ बेटा बोलो इफ्रा। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई, वहां पे कुछ मैं करवा दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है डिस्क्राइब फुली द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस दैट मैप्स एफ एक्स ऑन टू एच एक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या सीन है कि देखो एच एक्स जो है वो जी एक्स पे कैसे जा रहा है, जी एक्स प्लस पाई के साथ। यानी ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है एच एक्स से जी एक्स पे जाने की, सॉरी जी एक्स एच एक्स पे आने की, जी एक्स से अगर आप एच एक्स पे आना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर प्लस पाई करना पड़ेगा। और जब भी एक्स के साथ कोई चीज प्लस या माइनस हो रही है तो दैट मीन्स वो हो रही है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, एक्स में कितना प्लस कर रहे हैं, प्लस पाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जो है वो एक्स में उल्टा करते हो, अगर प्लस हो रहा होता है तो माइनस, माइनस हो रहा होता है तो प्लस। तो एक्स की वैल्यू ऊपर लिख दी -पाई, वाई में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही तो वाई में हमने 0 लिख दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एच जी एक्स से एच एक्स पे जाने के लिए।
हमें सवाल उसने पूछा था एफ एक्स से एच एक्स पे आना है, तो अब आप उसको ये बता दो कि भाई आप एफ एक्स से जी एक्स पे कैसे गए हो। पहले आप एफ एक्स से जी एक्स पे गए, फिर जी एक्स से आप जो है वो एच एक्स पे चले गए। जी एक्स से एच एक्स पे जाने के लिए हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन हो रही है, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर है -5 और 0। एफ एक्स से जी एक्स पे जाने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि एफ एक्स से अगर आप जी एक्स पे जाना चाह रहे हो तो आप उसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब भी किसी नंबर से आप किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो दैट मीन्स वो हो रहा है वर्टिकल स्ट्रेच, और जिसका स्ट्रेच फैक्टर वही है जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो दैट मीन इसका स्ट्रेच फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। और क्योंकि मैं इसके साथ माइनस भी लगा रहा हूं तो आपको ग्राफ से देखने से ही पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले यूं था, फिर ये उल्टा हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये साथ साथ रिफ्लेक्शन भी हो रही है। और रिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, हमें ग्राफ से ही दिख रहा है, एक्स एक्सिस के अंदर। तो यहाँ पे आपको उसको 3 बातें बतानी थी। एक आपको बताना था कि ये वर्टिकल स्ट्रेच है जिसका स्ट्रेच फैक्टर 2 है, और इसकी अंदर रिफ्लेक्शन हुई है एक्स एक्सिस के अंदर। तो हम आ गए एफ एक्स से जी एक्स पे, ठीक है। और उसके बाद जी एक्स से एच एक्स पे आने के लिए हमने हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन करी, जिसका ट्रांसलेशन वेक्टर है -π(x) में और y में 0, ठीक है। चलो अगला है हमारा डिफरेंशिएशन का सवाल। द इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल्स टू 54x - 2x - 7 का होल क्यूब, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dy ओवर dx आ गया, 54x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 54 माइनस, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, 3 पीछे मल्टीप्लाई होगा और एक पावर इसकी कम हो जाएगी, तो 3 से कम हो गया 2। और ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन फिर हम बाहर निकालते हैं, तो 2x - 7 की डिफरेंशिएशन 2 बाहर निकाल दोगे। इसको अच्छे से करके लिखना है तो 3 और 2 मल्टीप्लाई करवा दो, हो जाएगा 54 - 6 2x - 7 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है बेटा सबको, ये dy बाई dx क्लियर है। अच्छा फिर चाहिए डबल डिफरेंशिएशन भी चाहिए, तो इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 54 की डिफरेंशिएशन तो 0 हो गई, -6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो गया, एक्स पी एक पावर कम कर दी तो पावर 1 हो गई, ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन 2 बाहर आ गई, तो ये हो गया -24 2x - 7, ठीक है। तो ये डी हमने डी वाई ओवर डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी डबल डिफरेंशिएशन निकाल ली, ठीक है। इसके बाद हमें वो बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए आप क्या करते हो बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स को इक्वल टू 0 करते हो। डी वाई ओवर डी एक्स क्या था, 54 - 6 2x - 7 का होल स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 करना है। 54 इक्वल्स टू 6 2x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 54 को डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो यह जाएगा 9 इक्वल्स टू 2x - 7 का होल स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर रूट करोगे तो आपका एक आंसर आएगा 3 और एक आंसर आएगा -3। यहां से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी 5, 3 + 7 10 10 डिवाइड बाय 2 5, और दूसरी x की वैल्यू आएगी हमारी 7 - 3 4 4 डिवाइड बाय 2, x की वैल्यू 2 आ गई। ये क्लियर है बेटा, x की दो वैल्यूज। अभी हमारा काम कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि y की वैल्यू भी देनी है, पूरा कोऑर्डिनेट देना है। तो पूरा कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, इन कोऑर्डिनेट x की वैल्यूज को ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। तो अगर मैं x इक्वल्स टू 5 डालता हूँ तो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली 54x, तो y इक्वल्स टू 54, x की जगह 5 डालना है, माइनस ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 -7 का क्यूब। यहां से हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू कैलकुलेटर में चेक कर लो कितनी आ रही है, 54 मल्टीप्लाई बाय 5 और 10 - 7 कितना होता है 3,
3 का क्यूब, ये आ गया 243। y की वैल्यू आ गई 243। इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू डाल देते हैं। x की दूसरी वैल्यू क्या थी? 2 थी। x की दूसरी वैल्यू 2 डालोगे तो y इक्वल्स टू 54। 2 माइनस 2x था तो 2 2 आर 4 माइनस 7 का क्यूब। यहाँ से y की वैल्यू आई 54 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट माइनस 3 का क्यूब 135। दूसरी y की वैल्यू आ गई 135। एक तो हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया 5 और 243। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 2 और 135। ठीक है बेटा। डिटरमाइन द नेचर। नेचर के लिए आप क्या करते हो? डबल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करते हो। यानी डबल डिफरेंशिएशन हमने निकाली है -24 2x माइनस 7। इसके अंदर आपको क्या करना है? जो आपके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स आए थे स्टेशनरी पॉइंट के, वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो अगर मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना शुरू करूं तो ये हो जाएगा -24 2 5s आर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7। कितना आएगा ये? 10 माइनस 7 3 3 मल्टीप्लाई बाय -24, ये आ जाएगा -72। तो -72 क्योंकि नेगेटिव आंसर है तो यहाँ पे आप उसको बताओगे कि x इक्वल्स टू 5 वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमम पॉइंट है। और दूसरा जब हम डालेंगे इसमें x की जगह 2, तो -24 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 7, यहां से आपका आंसर आ जाएगा +72। और यहाँ पे आप उसको बोलोगे कि क्योंकि इट इज पॉजिटिव तो देयरफॉर इट इज अ मिनिमम पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात? सबको क्लियर है? 100% सब कुछ क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ लो। ठीक है।